बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और कुछ अहम खबरें आपके लिए जी। सूरत हाल इस वक्त ये है कि एक तरफ मायूसी के बादल हैं और दूसरी तरफ उम्मीद की किरणें हैं। मायूसी के बादल इसलिए कि हर कोई कह रहा है कि ये जनाब हो क्या रहा है, NRO2 ऐसा कामयाबी से और बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है कि ब्रेक लग ही नहीं रही, बल्कि ऐसे ऐसे अजूबे हो रहे हैं कि तयशुदा जो मुकदमात थे जिनके बारे में चौधरी एतजाज अहसन और बड़े बड़े वकला वो ये कहते थे और ख़ुद अदालतें जिनके बारे में ये कहती थी कि ये ब्लैक एंड वाइट में मुकदमात हैं, इसमें ये ओपन एंड शट केस है, यानी बिल्कुल ये सज़ा के लिए फिट केस है। उन मुकदमात में बरी किया जा रहा है और उन मुकदमात में बरी किया जा रहा है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनिशिएटिव वहाँ से लिया गया और एक पूरी बैनुल-अक़वामी एक स्कैंडल आया पनामा, वहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ। लेकिन अब पाकिस्तान में ये हो रहा है कि वो सारे का सारा रिवर्स हो रहा है। NRO2 जो है वो बर्क रफ्तारी से बढ़ रहा है। तो क्या ये इसी तरह बढ़ता रहेगा, क्या इसी तरीके से चलता रहेगा, या फिर कहीं ना कहीं इसको ब्रेक लगनी है? और वो ब्रेक कैसे लगेगी, किस तरीके से लगेगी और इनको रोकेगा कौन, और किस तरीके से ये सारे का सारे चीज़ें जो हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तबाही हो रही है, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, पाकिस्तान को लूटने वाले जो हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं, पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले दंदनाते फिर रहे हैं, और जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान जिनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, उन पे मुकदमात की बहार है। जिन्होंने कुछ नहीं किया उन पे मुकदमात की बहार है और मुखालिफिन को दबाया जा रहा है, सहाफत को दबाया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है। लेकिन कोई आवाज़ जो है, एक घुटन भी मौजूद है। आखिर इसका रास्ता कहाँ से निकलेगा, ये है असल क्वेश्चन कि क्या होगा। तो जो मुझे लग रहा है जी कि मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि ये इसी तरीके से नहीं चलना। ये जो कुछ जितनी मर्जी ये कर लें, जोर लगा लें और जितने भी बारीक वारदातें करनी है कर लें, लेकिन ये इस तरीके से नहीं चलने वाला। क्योंकि जब हर तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला एक दरवाज़ा खोलता है, और वो जब अल्लाह ताला दरवाज़ा खोलता है तो एक रस्सी दराज करता रहता है। अल्लाह ताला रस्सी दराज करता है, बेपनाह दराज करता है, और वो लोग समझते हैं, माफियाज ये समझते हैं कि उनको पूछने वाला कोई नहीं है, और वो अपने जराइम में उनके इजाफा होता जाता है, वो अपने क्राइम्स में इजाफा करते जाते हैं, वो बढ़ते जाते हैं, और एक जुर्म दूसरे को छुपाने के लिए तीसरे को छुपाने के लिए इसी तरीके से वो पेशकदमी करते रहते हैं। लेकिन फिर खामोशी से निज़ाम कुदरत ऐसा है जी, निज़ाम कुदरत का कानून ऐसा है कि वो इन चीज़ों को इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता। उसकी रीज़न ये है कि अगर बुराई है तो बुराई को ख़त्म करने के लिए अच्छाई भी मौजूद होगी, और एक साइकिल है, थीसिस है, उसका एंटीथीसिस आता है, फिर सिंथेसिस आता है, तो ये साइकिल चलता रहता है, ये नहीं होता कि रुक जाए। इसी तरीके से ये कौमों में भी यही होता है, ये सोसाइटीज़ में भी यही होता है, ये आलमी अक़वाम आलम में भी यही होता है। तो यही इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त टर्निंग पॉइंट है और फैसला कुन मोड़ है कि आखिर क्या वजह है कि उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, और मुल्क को लूटा उसका रिकॉर्ड मौजूद है, और ये बात कौमी सलामती के दावेदार इदारे बताते थे, उनके सरबराहान बताते थे, और वो बताते थे कि ये सब कुछ इस तरीके से हो रहा है। इसलिए ये सारा एक पूरा एक मेजर ऑपरेशन किया गया। उस मेजर ऑपरेशन के नतीजे में ये सारे के सारे लोग कानून के कटहरे में आए। लेकिन अब क्या वजह है कि उन सब को एक एमनेस्टी दी जा रही है, एक सरेआम डील दी जा रही है, जिसको NRO2 कहा जाता है। क्या वजह है आखिर? तो क्या ये बरकरार रह सकेगा? मेरा अपना ख्याल है जी कि मैं ज़रा रिकॉल कर रहा हूँ परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने को। परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी ऐसे ही हुआ था, और उससे पहले भी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने पहला जो डील की थी 3 साल 2099 में वो आए, 2002 तक वो बड़े तगड़े थे, 2002 में इंतखाबात करवाए, उसके बाद उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ डील हो रही थी, पीपल्स पार्टी और वो मिलके इक़्तिदार में आ जाएं और हुकूमत बनाएं,
नहीं बन सकी। मखदूम अमीन फ़हीम साहब वज़ीर आज़म के तौर पे नॉमिनेट कर दिया गया था, लेकिन मोहतरमा को शक गुजरा कि मखदूम अमीन फ़हीम जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल चुके हैं, लिहाजा उन्होंने वो कॉन्सेप्ट ख़त्म किया। मखदूम अमीन फ़हीम साहब की नॉमिनेशन वापस ली और फैसला किया कि वो अपोजिशन में बैठेंगे और वो इक़्तिदार में नहीं आएंगे। उसके बाद फिर जो पैट्रियट बनाए गए और वो तमाम लोग, उनको परवेज़ मुशर्रफ साहब ने चुना जिनके खिलाफ नैब में मुकदमात थे और बड़ी भारी भारी फाइलें थी। उनके ज़रिए पैट्रियट्स को बनाया, वह नंबर पूरे किए गए, उनको वजारतें दी गई। जो एक दिन पहले सज़ा के लिए फ़िट थे, वो कुछ ही दिन के बाद वो वजारतों के लिए फ़िट करार पाए और उनकी फाइलें बंद और आज तक बंद हैं। ये हुआ, वहाँ से डिक्लाइन शुरू होता है परवेज़ मुशर्रफ साहब का। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब समझ रहे थे कि वो ताकतवर हो रहे हैं। उन्होंने फिर उन 5 सालों में भरपूर किस्म का जनाब काम किया और उनकी कंट्रोल भी था। लेकिन फिर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब जो हैं उनसे नाला होंगे, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में मुलाकात कर ली थी। उनको फारिग किया गया। उनको फारिग करने के बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा मैं मज़ीद मजबूत हो गया हूँ। फिर शौकत अजीज़ साहब आ गए। शौकत अजीज़ साहब उनके साथ बिल्कुल स्मूथ चलते रहे, एक टेक्नोक्रेट की तरह। ये सारा कुछ होता रहा और बिल आखिर क्या होता है कि ये सारे मुशर्रफ साहब समझ रहे थे मैं तगड़े से तगड़ा हो रहा हूँ। वो यूनिफॉर्म में वो एक बार सदर बन गए और उनको कहा गया कि हम कई 10 दफ़ा 100 दफ़ा सदर बनाएंगे आपको यूनिफॉर्म समेत। लेकिन फिर उनका डिक्लाइन शुरू हुआ और पहला डिक्लाइन शुरू हुआ। पहला तो उसी दिन ही शुरू हो गया था जब उन्होंने पैट्रियट्स बना के एक क्रिमिनल्स और क्राइम रिकॉर्ड रखने वाले, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले पैट्रियट्स बनाए और उनकी सपोर्ट से अपनी हुकूमत बनाई। तो वहाँ से उनका पहला उसूल उन्होंने तोड़ा। उसके बाद आती है आपकी बारी। इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस को फारिग किया। फिर फारिग किया इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद फिर नवंबर इमरजेंसी लगाई। नवंबर आ रहा है और आज 12 अक्टूबर 99 गुजर गया कल। तो 12 अक्टूबर 99 भी आपको मालूम है कि किस तरीके से चीज़ें बदल गई थी। तो 12 अक्टूबर 99 के तमाम किरदार वो कहाँ पे हैं और पॉलिटिकल प्लेयर कहाँ हैं, ये आपको पता है। ये इसमें कोई 1% भी शुबा नहीं है कि पॉलिटिकल प्लेयर जो है वो ताहयात पॉलिटिकल प्लेयर रहता है और उसके बाद भी उसकी मीरास चलती रहती है। लेकिन जो आते हैं जनरल अयूब खान, उनका कोई लेगेसी नहीं है जी। उनके बच्चे आए पॉलिटिक्स में, लेकिन वो मुख्तलिफ सियासी जमातों का हिस्सा हैं। खुद उसके बाद याहिया खान का कोई नामो निशान नहीं है, सिकंदर मिर्जा का कोई नामो निशान नहीं है। जनरल ज़ियाउल हक साहब अल्लाह को प्यारे हो गए और उनको C-130 एक आलमी साजिश जिसको कहा जाता है, उनकी एजाजुल हक साहब हमें नज़र आते हैं, अनवारुल हक साहब नज़र आते हैं, वो भी। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब, उन्होंने पार्टी बनाई, ज़ीरो, कुछ नहीं हो सका। और आज अल्लाह ताला उन पे उनकी आसानियाँ पैदा करे, उनकी तकलीफ़ें दूर करे किस हालत में है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन हम सबक नहीं सीखते। तो बहरहाल ये एक तवील दास्तान है। तो ये कुछ हो रहा है जी, अभी भी वही व्हीलें डीलें सब कुछ चल रहा है। तो कोशिश ये जो आता है ना ताकतवर होने की, वो ताकतवर नहीं हो रहा होता, इंसान कमज़ोर हो रहा होता है। यही इस वक्त एग्जैक्ट यही हो रहा है। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने वो सब कुछ गलतियां की, फिर NRO किया। NRO 1 का जो हशर हुआ वो हमारे सामने है। NRO 1 जो हुआ था उसमें ये बुनियादी तौर पे हुआ था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और परवेज़ मुशर्रफ साहब के दरमियान। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दहशतगर्दी का शिकार हुई और परवेज़ मुशर्रफ साहब ईवान सदर से उनको निकाल दिया गया, मजबूर किया गया, इस्तीफ़ा दिलवाया गया, वो निकल गए। उसके बाद अगला जो स्टेप है वो अब आता है जी। अब अगर क्यास करें मौजूदा चीज़ों को, तो जैसे जैसे वो NRO 1 का हाल हुआ, NRO 2 का हाल भी यही होना है, ये मुझे बहुत अच्छी तरह यकीन है। उसकी रीज़न है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमा चल रहा है। नैब ऑर्डिनेंस में जो तरामीम की गई हैं वो चल रही हैं
और उसको चैलेंज किया हुआ है इमरान खान साहब ने। ख्वाजा हारिस साहब बहुत अच्छे दे रहे हैं, आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, अगर हम उनके रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस उठा के देखें तो वो बड़े सवालात कर रहे हैं, बड़े नपे तुले सवालात कर रहे हैं और उनके जवाबात पूछ रहे हैं। और उन सवालात में ये वाज़ेह है कि एज इट इज़ जो है नैब जो है वो शायद बरकरार, नैब ऑर्डिनेंस की तरामीम न बरकरार रह सकें उनको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी पहले से मौजूद हैं। उन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के नतीजे में उनको भी सामने रखना है कि ये जो नैब ने तरामीम की हैं, फिर फैटफ ने जो फैटफ के सामने रखते हुए तरामीम हुई थी, क्या वो भी हिट होंगी इससे जो किया गया है। और कौन से ये मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी कितना इंपॉर्टेंट था, शहबाज शरीफ साहब वाला, वो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा वो खत्म हो गया, फेक अकाउंट्स। तो ये सारी चीजें, फैटफ में तो मामला ही मनी लॉन्ड्रिंग का था, ये सारा कुछ देखा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस सिलसिले में जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ये बड़े फोकस्ड नजर आ रहे हैं। देखना यह है कि आगे जाके इसका फैसले का नतीजा, फैसला क्या होगा। और फैसला में अगर नैब ऑर्डिनेंस की तरामीम को वापस कर दिया जाता है या उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन दे देती है और कंसर्न शो करती है, तो ये चीज़ें फिर रिवर्स होंगी। फिल वक्त तो ये इसी तरह चलता रहेगा। मजीद मेरा ख्याल है 4 हफ्ते तक ये इसी तरह चलेगा, 3-4 हफ्ते तक। 3-4 हफ्ते के बाद जो मतला जब साफ होगा तो तब राज खुलेंगे और तब ये बातें होंगी, क्योंकि जब तक आप इख्तिदार में हैं, इख्तियार आपके पास है, इख्तिदार आपके पास है, तब तक पता नहीं चलता कि मामला क्या है। ये जब इख्तियार और इख्तिदार छिनता है तो फिर आगे चलता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, ये सब वही किरदार हैं जिन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब को बिस्तरे मर्ग तक पहुंचाया, उनको गिरफ्तार भी किया, उनको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया, सब कुछ किया। तो वही किरदार इस वक्त मौजूद हैं, वही NRO है, NRO 1 है, वही अब NRO 2 है। ये बर्क रफ्तारी से हो रहा है, लेकिन NRO 2 की भी रिवर्स होनी है। ये आप तयशुदा रखें कि कानून कुदरत है कि जब आप बिल्कुल, अगर पाकिस्तान बचाना है, मुल्क बचाना है, तो फिर जनाब ये सब कुछ करना पड़ेगा। अदरवाइज इसी तरह नहीं चल सकता। ये एक धोखा फ्रेब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक जौहरी ताकत है और कहीं ना कहीं फिर आवाम के अंदर जो गम गुस्सा है उसको भी ज़रा सामने रखना चाहिए कि गम गुस्सा जो है वो किस तरफ जा रहा है। हमने श्रीलंका बनना खुदा न खास्ता, या फिर हमारा अदालती निज़ाम और हमारा निज़ाम इंसाफ उसमें इतनी सख्त है, हमारे इदारों में इतनी सख्त है कि वो इस होते हुए को रोक सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।